बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5 की उर्दू की किताब है, जदीद उर्दू। स्टूडेंट्स, क्लास 5 की उर्दू की किताब से और आज हम जो काम करेंगे वो आपका होगा माह नवंबर का। बेशक माह दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, मगर अभी माह नवंबर का आपका थोड़ा सा काम बाकी है, तो पहले हम माह नवंबर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम माह दिसंबर शुरू करेंगे। अभी आपने माह दिसंबर का कोई टाइटल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना जब तक अभी माह नवंबर का काम आपका ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, अभी आपका माह नवंबर का ही काम है। ये जो वीडियो है ये आपके माह नवंबर के ही काम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग माह नवंबर में ग्रामर वर्क करेंगे, कवायद। बेटा आप तमाम ही स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोल लीजिए और सफ़ा नंबर 52 ओपन कर लीजिए, ताकि आप सब मेरे साथ इस काम को समझ भी सकें और फिर जब मैं एक्सरसाइजेस आपको करवाऊँ, मशक़ें करवाऊँ इसकी, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें और कर भी सकें। जब आपके सामने बुक खुली हुई होगी जब ही आप अपना काम प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मुफरद और मुरक्कब अल्फाज। तो उम्मीद है कि आप तमाम ही बच्चों ने पेज नंबर 52 खोल लिया होगा। अब मैं इसकी रीडिंग भी करती जाऊंगी और मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी। अकेला लफ्ज़ मुफरद कहलाता है। ज़्यादातर अल्फाज मुफरद ही होते हैं। जब कोई लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर एक बनता है तो उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। बेटा आपको यहाँ बताया जा रहा है कि एक अकेला वाहिद लफ्ज़ जो है वो क्या कहलाता है, मुफरद, यानी कि एक अकेला लफ्ज़ भी हो और उसके मायने भी एक ही हो, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं मुफरद। ज़्यादातर अल्फाज मुफरद ही होते हैं। ज़ाहिर है 2, 3 और 4 लफ्ज़ों को मिलाकर ही अपना जुमला मुकम्मल किया जाता है। और इसी तरह जब कोई लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर बनता है, जब हम 2 लफ्ज़ को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं मुरक्कब लफ्ज़। मुफरद क्या? एक अकेला वाहिद लफ्ज़ जिसके मायने भी एक होंगे, और मुरक्कब यानी कि 2 लफ्ज़ों को मिलाकर जो हम 2 लफ्ज़ बनाते हैं, एक लफ्ज़ बनाते हैं 2 लफ्ज़ों को जोड़कर, तो वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। मसलन आब मीन्स पानी होता है, एक मुफरद लफ्ज़ है ये। आब का मतलब है पानी, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह आतिश कहते हैं आग, इसी तरह आतिश कहते हैं आग को। ये भी क्या है, एक मुफरद लफ्ज़ ही है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। आब का मतलब है पानी और आतिश का मतलब है आग। इन दोनों को आगे मिलाया जा रहा है बीच में वाव लगाकर। आगे लिखा हुआ है इन्हें वाव से मिला दें तो आबो आतिश बनेगा। अब जैसे पहले मैंने आपको बेटा बताया, आब एक लफ्ज़ है और आतिश दूसरा लफ्ज़ है। ये 2 अलग अलग लफ्ज़ है, यानी कि अगर इन दोनों को हम अलग अलग रखेंगे तो ये मुफरद कहलाएंगे। एक अलग वर्ड वाहिद लफ्ज़ मुफरद कहलाता है।
और अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम वाव बीच में लगाएंगे दोनों लफ्ज़ों के, आबो आतिश, तो ये एक लफ्ज़ हमारा बन जाएगा। मगर हम इसको जोड़ने के लिए बीच में वाव का इजाफा कर रहे हैं। आबो आतिश अब एक ही लफ्ज़ कहलाएगा, वाव से हमने इसको जोड़ा है। वाव अगर दो लफ्ज़ के बीच में लगा दिया जाए तो वो दो लफ्ज़ एक लफ्ज़ कहला देते हैं, मुरक्कब बन जाएंगे। आगे देखते हैं, जिसके मायने हैं पानी और आग, ये मुरक्कब लफ्ज़ है। अब आगे आपको बताया जा रहा है, इसके मायने बताए जा रहे हैं, पानी और आग इसके मायने हैं, और ये एक क्या बन गया, मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। पानी और आग भी मुरक्कब है जो और लगाकर बनाया गया है। अच्छा, एक तो एग्जाम्पल मसलन ये हो गई कि आबो आतिश, हमने बीच में वाव को लगाकर आबो आतिश को एक लफ्ज़ बनाया था। अब दूसरी एग्जाम्पल ये है कि अगर हम पानी और आग को मिलाएं, और इन दोनों, पानी और आग वैसे तो दो अलग अलग लफ्ज़ है, अगर मैं सिर्फ पानी कहूँ और आग कहूँ तो ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, मुफरद लफ्ज़ कहलाएंगे। और अगर मैं इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान और लगा दूँ तो ये दोनों अब मुरक्कब लफ्ज़ कहलाएंगे, और मैंने इन दोनों को मुरक्कब बनाने के लिए बीच में और का इजाफा किया है, यानी पानी और आग। अब ये क्या है, ये मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। और अगर मैं और को हटा दूंगी तो ये दो लफ्ज़ कहलाएंगे और ये मुफरद कहलाएंगे। एक अकेला लफ्ज़ मुफरद लफ्ज़ कहलाते हैं, दोनों के मायने अलग अलग हैं। इसी तरह अगर जब मैं और लगा दूंगी तो ये दोनों बन जाएगा, एक ही लफ्ज़ बन जाएंगे, मुरक्कब में आ जाएंगे। इसी तरह आबो आतिश को वाव लगाकर इन दोनों को एक लफ्ज़ हमने बनाया। बाज़ औक़ात दो अल्फाज इकट्ठा लिखने से बामायने मुरक्कब लफ्ज़ बन जाते हैं, मसलन खुश नसीब, खुश किस्मत, बदनसीब, बदकिस्मत वग़ैरह। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि बाज़ दफ़ा अल्फाज को इकट्ठे लिखने से मुरक्कब लफ्ज़ तो बन जाते हैं, मसलन खुश नसीब, खुश किस्मत, बदनसीब और बदकिस्मत। अब ये क्या है, ये चारों लफ्ज़ जो आपको दिए गए हैं ये मुरक्कब हैं, क्योंकि ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया। अब आप देखेंगे कि इसके बीच में, दोनों लफ्ज़ों के बीच में ना तो और का इजाफा किया गया है और ना ही वाव का इजाफा किया गया, मगर ये मुरक्कब लफ्ज़ भी कहलाएंगे और ये दो लफ्ज़ जुड़े हुए हैं आपस में, ये पूरा एक लफ्ज़ ही कहलाएगा। खुश नसीब मुरक्कब लफ्ज़ है, खुश किस्मत भी, बदनसीब भी और बदकिस्मत भी। हमने इसके साथ बद लगा दिया है और पहले लफ्ज़ के साथ हमने खुश लगा दिया था नसीब के साथ, तो वो दो लफ्ज़ ऐड हो गए थे और वो मुरक्कब बन गए थे। तो बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो इकट्ठे लिखने से ही बामायने बन जाते हैं, यानी कि उनका मायने निकल आते हैं। अब यहाँ मैंने जैसे आपको बताया, मैंने और नहीं बीच में लगाया, मैंने वाव बीच में नहीं लगाया दोनों लफ्ज़ों के, मगर इनके मायने निकल रहे हैं। खुश नसीब, जिनका नसीब अच्छा हो, खुश किस्मत यानी कि जिनकी किस्मत अच्छी हो, बदनसीब बुरी किस्मत या बदकिस्मत या बुरी किस्मत वगैरह, ये मतलब है इसका। तो बग़ैर कुछ आप दोनों लफ्ज़ों के बीच में दरमियान में लगाए बग़ैर भी एक लफ्ज़ बन जाता है, मगर वो हर लफ्ज़ के साथ इस तरह नहीं होता। बहुत कुछ लफ्ज़ होते हैं, बाज़ औक़ात ही ऐसा होता है कि जो दो लफ्ज़ को मिलाएं बग़ैर बीच में कुछ लगाए बग़ैर दरमियान में, वो दो लफ्ज़ मिलाकर एक लफ्ज़ बन जाता है और वो मुरक्कब कहलाता है। आगे देखते हैं बेटा, वाव और के अलावा ज़ेर लगाकर भी मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। अब आगे आपको बेटा बताया जा रहा है कि शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि वाव लगा के भी बीच में लफ्ज़ मुरक्कब बनाए जा सकते हैं और लगा के भी। अब यहाँ पर तीसरी एग्जाम्पल दी गई है कि आप ज़ेर लगाकर भी मुरक्कब अल्फाज बना सकते हैं। वो कैसे बताती हूँ। ज़ेर लगाकर भी मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं, मसलन आब ज़मज़म। अब आब मीन्स पानी, ज़मज़म एक नाम है पानी का, तो अगर आब बे के नीचे हम ज़ेर लगा दें तो ये पूरा एक लफ्ज़ बन जाएगा, आब ज़मज़म। अब ये पूरा एक लफ्ज़ कहलाएगा। अगर हम पहले लफ्ज़ के एंड में, आखिर में नीचे हम ज़ेर लगा दें
तो दूसरा लफ्ज़ क्या होगा, इसके आगे वाला वो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये दोनों लफ्ज़ क्या बन जाएंगे, एक लफ्ज़ बन जाएंगे, मुरक्कब बन जाएंगे। इसी तरह आगे दिया है आबे हयात, हुर्फे गलत वगैरह। अब ये तीनों लफ्ज़ आपको ऐसे दिए गए हैं जिसमें नीचे ज़ेर लगाया गया है और ज़ेर लगाकर दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया है। हुर्फे गलत वगैरह जो दो दो मुफरिद अल्फाज को मिलाकर बनाए गए हैं। अब ये दो दो मुफरिद अल्फाज थे, यानी कि अगर मैं इनको अलग अलग करूं तो ये दो मुफरिद अल्फाज हैं, आबे जमजम, आबे हयात और हुर्फे गलत। गलत अलग कर दूं हुर्फ तो हुर्फ के मायने अलग हो जाएंगे, गलत के मायने अलग हो जाएंगे, दोनों लफ्ज़ अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर लगा दिया। हमेशा इन दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए जब आप ज़ेर का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वो ज़ेर पहले लफ्ज़ के आखिर में लगेगा। अब इसमें आबे जमजम में पहला लफ्ज़ क्या है, आब, और दूसरा लफ्ज़ क्या है, जमजम। तो इस तरह पहले लफ्ज़ के नीचे बेटा आप लोगों ने ज़ेर लगाना है आखिर में, यानी कि अलिफ मद्दा और बे जहाँ है बे के नीचे लगाएंगे ज़ेर, तो आबे जमजम बन जाएगा। यानी कि ज़ेर लगाने से ये दोनों लफ्ज़ जुड़ गए और आबे जमजम कहलाए। इस तरह से ये मुरक्कब लफ्ज़ बन गया आपका। हमने दो लफ्ज़ों को जोड़ दिया, दो मुफरिद को जोड़ के मुरक्कब बनाया। आगे चलते हैं बेटा। मिलाने वाला कोई लफ्ज़ नहीं बल्कि ज़ेर है। मिलाने वाला कोई लफ्ज़ नहीं है, हमने जस्ट सिर्फ ज़ेर लगाकर हमने दो लफ्ज़ों को मिलाया। ऊपर हमने और लगा के मिलाया था, वाव लगा के मिलाया था, और यहाँ हमने क्या करा, ज़ेर लगाकर दो लफ्ज़ों को जोड़ दिया। साबका किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाने वाला हुर्फ लगा कर भी मुरक्कब लफ्ज़ बनते हैं। साबका वो होता है जो किसी भी लफ्ज़ के पहले जोड़ दिया जाए तो वो मुरक्कब लफ्ज़ बन सकता है। मसलन अगर लायक कोई लफ्ज़ है और हम इससे पहले साबका जोड़ दें, साबके और लाहिक़े के साबका जोड़ दें, ना जोड़ दें, तो ये एक लफ्ज़ बन जाएगा ना लायक। लायक का मतलब अलग हो रहा है कि लायक पढ़ने लिखने वाला या आलिम फाजिल, और जब हमने उससे पहले ना लगा दिया तो अब इसके मायने भी बदल गए और ये मुरक्कब भी बन गया, क्योंकि हमने एक लफ्ज़ लगा दिया ना को जोड़ दिया तो ये ना लायक बन गया। इसी तरह अगर मालूम है तो हम इसके पहले साबका लगा दें, यानी कि ना मालूम से इसके मायने चेंज हो रहे हैं क्योंकि वो एक मुफरिद लफ्ज़ था। मालूम है तो आपको किसी चीज़ का पता हो, मालूम हो, और ना यानी कि आपको किसी चीज़ का पता ना हो, ना मालूम, मायने भी बदल जाएंगे और ये दोनों लफ्ज़ मुफरिद लफ्ज़ को मिलाकर हम एक मुरक्कब लफ्ज़ भी बना लेंगे। इसके बाद दिया है हमसाया लाहका। अब इसमें हमने साया, मालूम और लायक से पहले ना लगा दिया था, दोनों से पहले, और साया से पहले हम लगा दिया था, तो ये क्या बन गए थे, मुरक्कब अल्फाज। हमने इस लफ्ज़ से पहले साबका लगा दिया था। अब आगे क्या लिखा है, लहाका यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाने वाला हुर्फ। लहाका क्या कहते हैं, किसी भी लफ्ज़ के बाद में लगाया जाने वाले हुर्फ को कहते हैं लहाका। इसी तरह साबका किसको कहते हैं, किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाने वाले हुर्फ को साबका कहा जाता है। लिखा है लाहका किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाने वाला हुर्फ लगाकर भी मुरक्कब बनाते हैं। अगर आपको कोई लफ्ज़ दिया गया है और आप इसके बाद में कोई लफ्ज़ जोड़ दें, कोई हुर्फ जोड़ दें, तो भी मुरक्कब बनाए जा सकते हैं। अब आगे आपको मिसालें दी गई हैं, जैसे शीर फरोश। शीर एक अलग लफ्ज़ है, प्लस करके फरोश उसके साथ जोड़ दिया गया है, शीर फरोश। इसके बाद दूसरा आपको दिया गया है गज़ब नाक। गज़ब के साथ आपने नाक जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, गज़ब नाक। गज़ब आपके पास लफ्ज़ पहले से था, आपने उसके आगे नाक लगाया तो गज़ब नाक हो गया। इसके बाद तीसरा लफ्ज़ आपको दिया गया है खुशनुमा। अगर आपके पास खुश पहले से आपके पास वर्ड मौजूद है, आपने उसके साथ नुमा लगा दिया तो ये आपने दो लफ्ज़ को जोड़ा है और ये बन गया खुशनुमा। अब यहाँ भी देखें, हमने ना कोई ज़ेर लगाया है, ना ही कोई वाव लगाया है, और ना ही बीच में हमने और लगाया है। यानी कि चार तरह से हम मुरक्कब अल्फाज बनाए जा सकते हैं। क्या क्या मतलब, हम दो लफ्ज़ों के दरमियान में वाव लगा सकते हैं, दो लफ्ज़ों के दरमियान में और लगाते हैं, और दो लफ्ज़ों के और ज़ेर लगा के भी आप बना सकते हैं। और तीसरी मिसाल ये है कि आप
किसी दो लफ्ज़ में कुछ भी ना लगाएं। ये बाज़ औक़ात होता है और कुछ ही लफ्ज़ों में होता है कि आप बीच में कोई लफ्ज़ नहीं लगाएं और वो दो लफ्ज़ मुफरद को जोड़ के मुरक्कब बना लें, जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स में दिया गया है, शीर फरोश, ग़ज़बनाक और खुशनुमा, यानी कि आप साबका और लाहका भी ऐड करके शुरू और आखिर में आप नए वर्ड बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। ये मैंने जो भी अभी समझाया, अब आगे मैं इसकी बेटा मशक़ें आपको करवाऊंगी। आपने वो तमाम मशक़ें अपनी कॉपी में करनी है, बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में काम करना है और ऊपर आप हेडिंग देंगे मुफरद और मुरक्कब अल्फाज। और ये माह नवंबर का ही अभी काम है, मैं वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको ये बात बताई है और टाइटल भी माह नवंबर का दिया है। ये बेटा आपकी पहली एक्सरसाइज है। अब आपको मिसाल के मुताबिक मुफरद और मुरक्कब अल्फाज अलग अलग करें। अब यहाँ आपको कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं और नीचे बेटा आपको कॉलम्स दिए गए, मुफरद अल्फाज के 2 कॉलम और मुरक्कब अल्फाज के 2 कॉलम। अब इन सब लफ्ज़ों में से आपको देखना है कि मुफरद कौन कौन सा लफ्ज़ है और मुरक्कब आपको कौन कौन से लफ्ज़ दिए गए हैं। तो इसी तरह जिस तरह मैंने कॉपी में बुक में फिल किया है, आपको कॉपी में फिल करना है। आपको बुक में नहीं, आपको कॉपी में कॉलम बनेंगे। इसी तरह से पहले आप बेटा सवाल लिखेंगे ऊपर, फिर ये सारे वर्ड्स जो येलो पे लिखे हैं, परिंदा, गुलो, बुलबुल, आबिज़र, ये सारे वर्ड्स अलग अलग लिखेंगे। फिर उसके नीचे बेटा आप लोगों ने कॉलम्स बनाने। यहाँ बुक में तो आपको 4 कॉलम्स शो हो रहे हैं, मगर अगर आप चाहें तो जैसे हम वाहिद जमा करते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करके एक कॉलम आप मुफरद अल्फाज का बना लेंगे और दूसरा कॉलम आप बना लेंगे मुरक्कब अल्फाज का, और ऊपर से नीचे रॉ वाइज आप लिख देंगे मुरक्कब और मुफरद अल्फाज। ठीक है। अब यहाँ आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा जो जो एक लफ्ज़ है वो मुफरद के कॉलम में मैंने लिखा है और जो मुरक्कब थे यानी कि 2 लफ्ज़ जुड़े हुए थे वो मैंने मुरक्कब के कॉलम में लिख दिए। जैसे मुफरद मुराद है, परिंदा पहले से लिखा हुआ था, मुराद लिखना है, आलिम लिखना है, लेकिन परिंदा भी आप लिखेंगे। हल्का, फिर सवेरा, खुश, मिसाल, फत्ता और फ़र्स, ये सारे लफ्ज़ क्या थे? मुफरद थे, तो मैंने मुफरद के कॉलम में लिख दिए। इसी तरह मुरक्कब अल्फाज कौन से दिए गए हैं? खुशकिस्मत, आबिज़र, अर्ज़ वतन, दामे ख़याल, नावाकिफ़, शर्मनाक, बदनसीब, तालिब इल्म, फज़्ल करम और हक़दार। यहाँ मैंने डैश डाल के इसलिए लिखा है क्योंकि कॉलम और नहीं था और लफ्ज़ एक ज़्यादा था, तो हमने तो सारे ही लफ्ज़ लिखने हैं। तो इस तरह से आपने तमाम लफ्ज़ लिखने हैं और कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करेंगे, अपना इंडेक्स भी बनाएंगे बेटा। आगे चलते हैं, पेज नंबर 53 की एक्सरसाइज देखें। अच्छा, ये सवाल आपको दिया गया, अपनी दरसी किताब में से 10 मुरक्कब चुनकर लिखें और जिन दो मुफरद अल्फाज से मिलकर वो बने हैं उन्हें भी दर्ज करें, जैसे पहला मुरक्कब और उसके अल्फाज लिखे गए हैं। अब यहाँ आपको कह रहे हैं कि आपको मुरक्कब अल्फाज तो लिखने हैं, मगर उसको मुरक्कब अल्फाज लिखने और उसके अलग अलग तोड़ के मुफरद अल्फाज भी बनाकर लिखने। अब पहला लफ्ज़ आपको दे दिया गया था गुलो बुलबुल। अब ये तमाम लफ्ज़ बुक से ही ढूंढकर मैंने लिखे। हमद और नात में शुरू में इस तरह के 2 लफ्ज़ काफ़ी सारे दिए हुए थे, किसी में ज़ेर आ रहा था, किसी में बीच में वाव आ रहा था, किसी में और, तो वही लफ्ज़ को ढूंढकर आपने यहाँ लिखना है और फिर उनको अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिख लेना है। जिस तरह ये कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम इसी तरह के कॉलम आपने कॉपी में भी बनाने हैं और सेम इसी तरह से आपने बेटा काम करना है। आप ऐसे कर सकते हैं कि ये डबल कॉलम दिया है, मुरक्कब अल्फाज, फिर मुफरद अल्फाज, फिर मुरक्कब अल्फाज और फिर मुफरद। अब आपकी कॉपी में ये चारों कॉलम एक साथ नहीं आएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप ये करेंगे, आप सवाल लिखेंगे, उसके नीचे आप बीच में बेशक लाइन ड्रॉ कर लें। आप 3 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, मगर ऊपर जिस तरह इन्होंने मुफरद अल्फाज में जहाँ इन्होंने हेडिंग दी है मुफरद अल्फाज की, वहाँ इन्होंने बीच में लाइन नहीं लगाई, वहाँ आप भी लाइन नहीं लगाएंगे। सेकंड लाइन से आप बीच में लाइन लगाएंगे। साइड पे मुरक्कब अल्फाज लिखेंगे और फिर उसको तोड़ के मुफरद अल्फाज लिख देंगे। इसी तरह दूसरे पेज पे दूसरा जो कॉलम बना हुआ है वो बनाएंगे उसी तरह, क्योंकि अगर एक ही पेज पे आपने ये तमाम काम किया तो बेटा बहुत ही गंदा लगेगा, समझ में भी आपको नहीं आएगा। और इस तरह के कॉलम नहीं बनाइएगा, इसको आप बीच में से तोड़ देंगे, इस कॉलम को
मुरक्कब अल्फाज मुफरद अल्फाज एक पेज पे और दूसरी बार जो मुरक्कब और मुफरद अल्फाज लिखे हैं वो दूसरे पेज पे करेंगे, ताकि आपका काम बहुत नीट एंड क्लीन रख लेके डेट डालेंगे, हेडिंग देंगे और बहुत साफ सुथरा काम करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको मुरक्कब अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं दिया गया है। आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं और आपने सिर्फ मुरक्कब अल्फाज ढूंढने हैं और उनके गिर्द दायरा लगाना है। जैसे कि मैंने मुरक्कब अल्फाज ढूंढ के उसमें दायरा लगाया है, आपने भी इसी तरह से ये काम करना है। अब ये सवाल आपको दिया गया है, एक ही तर्ज के मुरक्कब अल्फाज को आपस में मिलाएं। अब ये आपकी मैचिंग है, आपस में मिलाना है लफ्ज़ों को। जिस तरह मैंने मिलाया हुआ है इसी तरह आपको स्केल और पेंसिल की मदद से बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में मिलाना है एक पेज पे। ये काम आप एक ही पेज पे कर सकते हैं, दो पे नहीं, क्योंकि अगर पहला लफ्ज़ दूसरे पेज पे मिल रहा होगा तो आप किस तरह मिलाएंगे, नहीं मिला पाएंगे। पेन से नहीं मिलाइएगा बेटा, आप ये ज़रूर पेंसिल से ही काम करेंगे। पेंसिल और स्केल की मदद से आप लफ्ज़ों को मिलाएंगे जिस तरह के मैंने मिलाया हुआ। एक ही तर्ज मीन मतलब जिसके दो लफ्ज़ों के दरमियान में वाव आ रहा था वो हमने वाव के साथ मिला दिया, जिनके बीच में और आ रहा था और के साथ मिला दिया, और जो ज़ेर के साथ लफ्ज़ बनाए गए थे वो ज़ेर के साथ, और जो दोनों लफ्ज़ों के बीच में कुछ नहीं था वो हमने उनके साथ मिला दिए। यानी कि एक ही तर्ज के लफ्ज़ों को उसी के तर्ज के लफ्ज़ के साथ हमने मिला दिया। ये मैचिंग थी आपकी। ये तमाम एक्सरसाइजेज आप लोग कॉपी में करेंगे। 4 एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा बेटा ये आपको सफाई पर मजमून करना है। मजमून जैसे कि मैं आपको क्लास में करवाती हूँ उसी तरह से आपने बेटा ये मजमून करना है। सफाई आपको मजमून दिया गया है, पहले आप मजमून की हेडिंग लगाएंगे फिर सफाई लिखेंगे। ये आपको दिया गया है, इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। यूं तो हमा वक्त ही इंसान को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमा वक्त यानी हर वक्त, और घर और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम तालीमात इस्लाम पर गहरी निगाह डालें और इस्लामी इबादत पर गौर करें तो वाज़ेह चीज़ जो नज़र आएगी वो ये है कि इस्लाम पाकीज़गी, तहारत और सफाई पर जोर देता है। फिर आप पैराग्राफ बनाएंगे। दर हकीकत ये भी कानून खुदा है कि मोमिन साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रहे। इस बात की कुरान करीम ये कहकर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। कुरान करीम ने अल्लाह पाक साफ़ लोगों को पसंद करता है। ये आप इसी तरह बेटा इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, फिर पैराग्राफ बनाएंगे। और साफ़ सुथरा रहने से सेहत पर भी अच्छा असरात पड़ते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हिफ्ज़ सेहत के उसूलों को जाना जाए और दयानत के साथ उस पर अमल किया जाए। बेटा आप ये तमाम काम कॉपी में करेंगे, माह नवंबर का काम है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में करेंगे। शुक्रिया।